मैं प्रोफेसर ममता, स्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय मेरठ। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के परंपरागत खेल। इसके बारे में मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ। खेल एक सार्वभौमिक सत्य है जो प्रत्येक भाषाई अथवा सांस्कृतिक सीमा से मुक्त होता है। सामान्यतः रूप में जो खेल है उन व्यक्तियों की एक सांस्कृतिक धरोहर होती है जो एक व्यवसायी है और जो एक अव्यवसायी है। व्यवसायी के लिए धरोहर इस बात का प्रतीक है कि वो उससे आर्थिक संपन्नता हासिल करते हैं। दूसरी अव्यवसायी वो है कि जो अपने शरीर को कम संसाधनों के होते हुए भी अपने शरीर को स्वस्थ और अपने शरीर को निरोगी रखते हैं। बहुत से ऐसे खेल हैं जो आधुनिक समय में एक खेल माना जाता था, लेकिन सच बात तो ये है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में इनकी शुरुआत हुआ करती थी और तभी धार्मिक अनुष्ठानों का वो प्रारंभ किए जाते थे। मनुष्य जाति की स्थापना, भारतीय संस्कृति का जीवन, भाषा, साहित्य, नृत्य, कला, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास और इस बात को परंपरागत खेल प्रदर्शित करते हैं कि उस देश की सांस्कृतिक धरोहर का विकास किस रूप में हुआ, अतः किस देश अथवा संस्कृति खेल जो है किसी देश की संस्कृति विकास की वो को परिभाषित करते हैं, उसको दर्शाते हैं कि सालों साल पहले उस देश की आर्थिक दशा कैसी थी, उसमें मनुष्य ने किस तरीके से अपने विकास को चरम सीमा तक पहुंचाया। परंपरागत खेलों में किसी देश अथवा संस्कृति की वह पहचान होती है, वो उसको परिभाषित करते हैं। वो तकनीकी रूप से उसमें उन खिलौनों की बजाय अपने शारीरिक श्रम को प्रदर्शित करते हैं। कम संसाधनों के माध्यम से उस खेलों को किस प्रकार वो खेला जाता था प्राचीन समय में, और वो प्राचीन खेल आज के समय में कितने सार्थक सिद्ध हो रहे हैं या उन खेलों को हम किस रूप में परिमार्जित करके खेला जा रहा है ताकि वो ओलंपिक स्तर पर भी आज अपनी एक गरिमा बनाए हुए हैं। परंपरागत खेल वो खेल होते हैं जो अपनी सभ्यताओं, विश्व युद्धों, आखेटों, एक सभ्यता को दर्शाते हैं, जिसमें जो प्राप्त संसाधन जैसे शाखा है, लकड़ी है, कंचे हैं, मिट्टी है और बटन है इत्यादि परंपरागत खेल उन संसाधनों के होते हुए उसमें हम उनको बच्चे अपने देश के जो गौरव है उसको जिंदा रखते हैं, उसको शामिल करते हैं, उनको उनकी जड़ों से मजबूत होते हैं और निपुण उन जड़ों में लिप्त होकर निपुण होते हैं और संस्कृति को संरक्षित एक महत्व देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जो पारंपरिक खेल हैं वो गणित और अवलोकन कौशल्य का विकास करते हैं, तार्किक सत्य को दर्शाते हैं, वो हमारे ज्ञान को अर्जित करते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। रणनीति, युद्धों की रणनीति अपने आज के लक्ष्य को परिमार्जित करते हुए आगे बढ़ते, बुनियादी जो गणित है उसके कौशल की व्यक्तिगत विकास को दर्शाते हैं। जो परंपरागत खेल सीखने का एक सबसे बड़ा साधन है जो हमें विभिन्न चीजों से हमें आनंद देते हैं और परिमार्जित करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अपने सोचने समझने की ताकत देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, हाथ और पैर के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं, हाथ और आंखों के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं, जिसमें हम गिनना, जोड़ना, भाग करना, आंखों व हाथों के बीच के तालमेल को परिमार्जित करते हैं, आगे बनाते हैं, निपुण बनते हैं और ये हमारे लिए मूल्यवान साबित होते हैं। भारत में परंपरागत खेलों की जो एक लिस्ट है, एक जो बहुत
विभिन्न तरीके के जो खेल थे जो प्राचीन सभ्यताओं से खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, पिट्ठू है और लट्टू है, कंचे हैं, कुश्ती है, रस्सी खेल है, शब्द पहेली है, लुका छुपी है, स्टापू है, कंचा है, जीरो जीरो कांटा है, लंगड़ी टांग है, शब्द पहेली है और कुश्ती है। ये जो खेल हैं पहले से ही खेले जा रहे हैं, जिनका आज बहुत महत्व है, जो खेल अब परिमार्जित होकर भी आगे अपना रूप बदल रहे हैं। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा का जो एक खेल है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसे सामान्य तौर पर एक बेलनाकार लकड़ी, जो गोल लकड़ी होती है, उससे खेला जाता है, जिसकी लंबाई बेसबॉल या क्रिकेट के बॉल के जितनी या उससे थोड़ी बहुत कम होती है और ये अलग अलग जो छड़ें होती हैं, एक गिल्ली कहलाती है और एक डंडा कहलाता है। गिल्ली बड़ी होती है, गिल्ली छोटी होती है, डंडा जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10 खिलाड़ी या 2 टीम भी हो सकती हैं, जो कि एक जो डंडा होता है जो बेलनाकार का होता है, वो गिल्ली के जो दोनों छोर होते हैं उन बीच की तुलना में वो बहुत पतला होता है, जिस पर एक उस डंडे को मारा जाता है ताकि वो प्रहार किया जाता है। आगे जाकर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अगर उसको कैच कर लेते हैं तो वो खिलाड़ी आउट माना जाता है। और इसमें 2 टीमें खेलती हैं। अगर एक टीम के दोनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 1 by 1 करके, तो दूसरे खिलाड़ी की उनको बारी चांस मिलती है। ये जो खेल है गिल्ली डंडा, विशेषकर आने जाने वाले जो इस समय के टाइम में ये एक उसका द्योतक है, ये क्रिकेट का द्योतक है, क्योंकि क्रिकेट में जो बैट होता था उस डंडे का और गिल्ली जो होती थी वो बॉल का द्योतक है, ताकि गेंद पर अगर बॉल लग जाती है या गिल्ली लग जाती थी तो प्रहार होकर जिस खिलाड़ी के हाथ में आ जाती थी तो वो आउट माना जाता था। दूसरी है कंचा। कंचा जो है, कंचा आज भी भारतीय गांव में विशेषकर खेला जाता है। इस खेल को गोटी, मार्बल, कंचा या लखोटी भी इत्यादि नामों से जाना जाता है। कंचे में क्या होता है, एक तो सर्कल मार के खेला जाता है, इसमें दो खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, उसमें दो भी खिलाड़ी खेल सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। इसमें हड़प्पा संस्कृति में इस खेल के युग से मानी जाती है। कांच की जो निर्मित गोटियां होती थी उनमें क्या है, एक सर्कल में उन गोलियों को, जैसे 2 विपक्षी टीम है या 2 खिलाड़ी हैं, अगर 10-10 गोली मिलाई है तो उन सर्कल के चारों तरफ उन 10 गोली आपकी और 10 गोली मेरी, उनको रखा जाता था और एक दो जो उनके बंटे होते थे उनको ऐसे ऐसे करके मिलाया जाता था और जो सबसे पहले आगे होता था उसी खिलाड़ी वो दूसरे उस दूर से उस सर्किल पे बनी कंचे को प्रहार किया जाता था। जो कंचा है वो सर्किल के बाहर जाना चाहिए, वो जितने बाहर जाएंगे वो हमारे, और जितने ज्यादा सर्किल से बाहर कंचे जो भी खिलाड़ी लेगा वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही है एक स्टापू। स्टापू तमिलनाडु में नॉडी खेल के नाम से जाना जाता है। यह कूदने और उछलने और बैलेंस बनाने की क्षमता का इसमें विकास किया जाता था। ये एक ग्रिड बनाई जाती है, उस पर नंबर लिखे जाते हैं और उन नंबरों पर कॉलम लिखे जाते हैं जिसमें खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार करता है। जैसे ग्रिड में नंबर 1, 2, 3, 4 और अपने घरों का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें एक पैर से लंगड़ी टांग से कूद कर और उसमें घर बसाने वाला जो सबसे ज्यादा घर बसाता वही खिलाड़ी विजयी होता है। गट्टे एक मनोरंजक खेल है जो बच्चों के खेल के साथ बड़े लोग भी उत्साह पूर्वक खेलते हैं। 5 गट्टे होते हैं, वो किसी गोल पत्थर के या नुकीले पत्थर के नहीं होने चाहिए क्योंकि वो हाथ में लग जाते हैं। खेलने के 5 पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसमें घर में बैठकर भी खेला जाता है, घर के बाद चबूतरों पर भी खेला जा सकता है। इसमें बूढ़े, बच्चे, जवान भी खेल सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम पत्थरों को एक एक करके उठाते हैं, फिर 2-2 करके उठाते हैं, फिर 3 एक में उठाते हैं, फिर एक पत्थर को उछाल कर 4 को नीचे रखा जाता है, 5 को फिर हाथ की ऐसे ग्रिड बनाई जाती है तो उसमें उसको डाला जाता है
फिर 6, 7, 8 करके ऐसे ही धीरे धीरे इन गट्टों को हवा में उछाला जाता है और एक एक करके प्रयास अपना जो जल्दी इन सब प्रयासों को पूरा कर लेता है तो वो विजयी हो जाता है। पिट्ठू जो है, पिट्ठू क्या होता है, एक समतल वो होते हैं, जैसे घड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको पहले बड़ा टुकड़ा, फिर उसके ऊपर उससे छोटा, उससे ऊपर, ये 7 टुकड़े होते हैं। इसमें 2 टीम होती हैं। जो 2 टीम होती हैं वह तेजी से प्रहार करने पर 7-8 फीट की दूरी पर तेजी से प्रहार करने पर उन्हें 3 चांस दिए जाते हैं। वो अगर सारे पत्थरों को या सारे उनको पिट्ठुओं को गिरा देते हैं तो वो विजयी हो जाते हैं। अगर जो उनको पिट्ठुओं को नहीं गिरा पाते वो विजयी नहीं माने जाते हैं। दूसरा है कबड्डी। कबड्डी एक प्राचीन खेल है। कबड्डी एक सर्किल कबड्डी खेली जाती है, एक झंडी कबड्डी खेली जाती थी, और जिसमें झंडा जो झंडे के माध्यम से जो खेल खेले जाते थे उसमें खिलाड़ियों की संख्या 8-10 भी हो सकती थी। लेकिन एक सर्किल कबड्डी है तो उसमें सर्किल के आकार में कबड्डी होती थी। उसमें जो खिलाड़ी हैं वो 7-8 भी हो सकते थे या 10 भी खिलाड़ी हो सकते थे। वैसे तो कबड्डी में 12-12 खिलाड़ियों की संख्या होती थी, जिसमें 7 अंदर खेलते हैं, 5 उन 7 में से अगर किसी को चोट लग जाए तो वो जो 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट है उनको शामिल किया जा सकता है। ये समय के हिसाब से होते हैं। जो समय सीमा के अंतर्गत पूरे अधिक पॉइंट बनाते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उनको विजयी घोषित किया जाता है। ऐसे ही है खो खो। खो खो एक बहुत प्राचीन खेल है जो गति, स्फूर्ति, चपलता का प्रतीक है, जो आज भी पूरे भारत में खेला जाता है। इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी में गांव में तो विशेषकर ये लाइन बना के नहीं खेला जाता, वो वैसे ही खेला जाता है। अधिकतर बच्चे रात में खेलते हैं इन खेलों को, या दिन में भी खेल सकते हैं। और इसमें 8 खिलाड़ी बैठते हैं, एक खिलाड़ी पकड़ता है, बाकी जो दूसरी विरोधी टीम के खिलाड़ी है वो 3-3 का सेट बनाकर 9 खिलाड़ी है उनको छूते हैं। और ये भी समय सीमा के अंतर्गत जो खिलाड़ी अधिकतर ज्यादा आउट हो जाते हैं वो उनकी टीम हार जाती है, जिनके खिलाड़ी कम आउट होते हैं वो जीत जाती है। रस्सी खेल जो होता है, रस्सी खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। एक लाइन डाल दी जाती है, इधर से 10 या 12-14 बच्चे और उधर से भी 12-14 बच्चों की संख्या निर्मित होती है। जो बच्चे अत्यधिक तेजी के साथ जिसमें विस्फोटक शक्ति काम आती है, हम बैलेंस बनाए रहते हैं। पहला खिलाड़ी और लास्ट का खिलाड़ी सबसे ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली होना चाहिए। मसल्स पावर का गेम है, क्योंकि ये रस्सी जो है गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बच्चे जो मनोरंजन का जो साधन है वो सबसे अच्छा साधन माना जाता था। जो खिलाड़ी हैं, जिस तरफ खिलाड़ी खींचे चले जाते थे या जो खींच लेते हैं वो विजयी हो जाते हैं, और जो खिलाड़ी गिर जाते हैं या जो अपनी सीमा से घसीटते हुए दूसरी सीमा में चले जाते हैं वो पराजित हो जाते हैं। शब्द पहेली होती है। शब्द पहेली एक ऐसी पहेली होती है जिसमें ग्रिड बनाई जाती है। हम शब्द लिखते हैं, जैसे आप मेरे साथ खेल रहे हैं तो एक शब्द आप लिखेंगी, फिर मैं शब्द लिखूंगी, तो उसमें 2 शब्दों का खेल। तो अगर मैंने बनाया तो मेरा 1 अंक होगा और आपने बनाया तो आपका 1 अंक होगा। धीरे धीरे ऐसे ही शब्द, एक समय सीमा होती है जिसमें जो शब्द ज्यादा बनाता है वो विजयी होता है। एक होता है अंताक्षरी। अंताक्षरी यथावत अपनी यात्रा करने के दौरान, अपने गांव में रात को फ्री होके खेलने के बाद और अपनी याददाश्त क्षमता को विकसित करने का एक मनोरंजक तरीका था, जिसमें फिल्मी गाने, दोहा, चौपाई, कविता आदि का वर्णन हमें मिलता है। उसमें क्या होता है कि हम 10-10 लोगों का, या 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। अंताक्षरी में क्या होता है, हम कोई गाना या दोहा, चौपाई या कोई भी संस्कृत का श्लोक या हिंदी का श्लोक बोला जाता है, उसमें जो शब्द आपको दिया जाता है उस शब्द से आपको
बोलना शुरू करना है और जो शब्द सबसे लास्ट में, उसके बाद वो आप उससे बोलना शुरू करें। जैसे मैं संस्कृत में एक श्लोक आपको जैसे बोलकर दिखा रही हूँ। ये न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूषा मनुष्य रूप मृगाश्च चरंती। तो तय आया बाद में चरंती, तो तय से फिर विपक्षी टीम को बोलना है। ये इसमें हमें अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र करने का सबसे अच्छा तरीका था। इसमें ज्यादा मैदान की कोई जरूरत नहीं पड़ती, 2 चारपाई पे बैठकर भी इसको आसानी से खेला जा सकता था। लुका छुपी एक ऐसा गेम है जिसमें एक बच्चों का समूह होता है, एक जो समूह होता है वो अलग अलग स्थानों पे छुप जाता है और दूसरा जो बच्चा है वो उनको खोजता है। उनको कुछ दायरे दिए जाते हैं, सीमित स्थान दिया जाता है जिसमें वो उन बच्चों को देख सकता है कि हम यहाँ छुप रहे हैं, आपको हमें पकड़ना है। जो बच्चा सबसे पहले जिसको पकड़ लेता वो उसका मतलब चोर के रूप में उसको साबित किया जाता है, मतलब उसकी टर्न फिर आती है। लंगड़ी टांग एक ऐसा गेम है कि जो विस्फोटक शक्ति का प्रतीक है, जिसमें एक्सप्लोसिव पावर हमारी खर्च होती है। अब उससे हम क्या करते हैं, लंगड़ी टांग में क्या है, ग्रिड बनाई जाती है। लंगड़ी टांग के माध्यम से हम होते हैं विपक्षी टीम के कितने खिलाड़ियों को हम आउट कर सकते हैं, एक ही बिना रुके, बिना दूसरा पैर लगाए। अब उस समय सीमा के अंतर्गत हम जितने खिलाड़ियों को आउट करते हैं, हम उतने नंबर अंकित हमारे हो जाते हैं। हम जैसे 5-5 खिलाड़ियों की टीम है तो 5-5 खिलाड़ी में एक व्यक्ति जो जाएगा वो लंगड़ी टांग पर कूदता हुआ जाएगा और विरोधी टीम के खिलाड़ियों को पकड़ेगा। अब बिना एक जो इंड्योरेंस पावर होती है, उस इंड्योरेंस पावर में उसमें 2 या 3 मिनट वो जितनी देर उस सर्किल में या दायरे में या कुछ मीटर के निशान लगा दिए जाते हैं, उसमें वो दौड़ के उनको पकड़ता है। तो जितने भी खिलाड़ियों को आउट करता है उसके आधार पर विजयी को शब्द। कुश्ती जो होती है 2 व्यक्तियों के बीच का एक खेल है जिसमें ज्यादा शक्ति होती है। अपने कुछ दाव पेच होते हैं, टांगों को पकड़ना, लेकिन गला दबाना या नोचना और कानों को काटना, ये सब फाउल माने जाते हैं। इनमें जो खिलाड़ी है वो आज भी कुश्ती ओलंपिक खेलों में भी शामिल है। यह प्राचीन समय से ही खेला जाता था भारत में और आज भी यह खेला जाता है। लेकिन कुश्ती फ्री स्टाइल है। गांव में अलग तरह की कुश्ती खेली जाती है जिसमें कोई नियम, कोई इनका ज्यादा उनका, लेकिन गले को पकड़ना, कान पे काटना, बालों को नोचना, ये सब फाउल माने जाते हैं। अलग अलग तरह के जो खेल हैं वो अलग अलग तरह के भारत में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आज भी उनकी, जैसे शतरंज है। शतरंज में जो चौपट होता था उसको जहांगीर के टाइम में खेला जाता था, जिसपे युद्ध नीति तैयार की जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि चारों तरफ से इस तरीके से ये ग्रिड बनाई गई है और यहाँ पर ये प्रहार है। औरंगजेब ने तो अपने शासन काल में चौपट जैसे जो खेल का विकास हुआ या वहां पर जो भी खेल खेले गए उनमें चौपड़, शतरंज जो कि भारत की ही देन है, उसको सबसे प्रमुख माना गया था और आज भी ये शतरंज को खेला जाता है, जो कि हमारी तार्किक योग्यता का प्रतीक है और तार्किक योग्यता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा खेल माना जाता है। शब्द पहेली भी ऐसी ही होती है। जो शब्द पहेली होती है उसमें भी शब्दों का रूप बनाया जाता है कि ये वाले शब्दों का उच्चारण या बिना मात्रा के या मात्रा के इन शब्दों का 2 टीमों के विरुद्ध 2 टीम के बीच में ही ये खेल खेला जाता है। जो कम समय में ज्यादा शब्द बनाता है वो विजयी हो जाता है।
आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। और परंपरागत खेलों का जो महत्व है वो बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि अच्छा है। इससे मानसिक विकास होता है, इससे जो हमारे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, हमारी संस्कृति जो धरोहर के रूप में है उसको हम विकसित कर सकते हैं, और सामाजिक कौशल्य में सुधार होता है, और जीवन कौशल का निर्माण होता है मातृभाषा का। इससे विकास होता है, हम अपने कम से कम समय में अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।